बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइज्ड रेडियई। अच्छा, क्वांटाइज्ड से क्या मुराद है? क्वांटाइज्ड जो वर्ड है इससे मुराद है सर्टेन स्पेसिफिक, या जिसको आप डिस्क्रीट कहते हैं, मुनफरिद वैल्यूज़ या मैग्नीट्यूड्स, ख़ास वैल्यूज़ हों। मसलन हाइड्रोजन का एटम है, उसका पहला शेल एक ख़ास डिस्टेंस पे होगा सेंटर से 0.053 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे, उसके बाद यहाँ इधर 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 नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट उसका जो ऑर्बिट आएगा वो भी ख़ास डिस्टेंस पे आएगा, और वो जो नया दूसरे शेल का रेडियस है R2, वो पहले शेल के रेडियस से 4 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। सिर्फ वहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। दरमियान में जो गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन मखसूस जगहों पे मखसूस ऑर्बिट्स में पाए जा सकते हैं। उस मखसूस का नाम ही क्या होता है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज़। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड का वर्ड समझ आया आपको? तो हमने क्या करना है, वो रेडियई का फार्मूला डिराइव करना है, और फिर उसकी वैल्यू जैसे मैंने बताई 0.053 नैनोमीटर, ये वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे और कोई फार्मूला डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले ये फार्मूला है, ये आया कहाँ से वो देखते हैं, ये वाला जो फार्मूला है। ठीक है जी, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने सेकंड पास्टुलेट जो पढ़ा था ना बोहर का, वो पता क्या था कि वही ऑर्बिट्स एलो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी MVR h/2 का कोई इंटेग्रल मल्टीपल हो। याद है आपको फार्मूला? यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनना चाहिए? NH/2πmr, जहाँ से बुक वाले ने आगाज़ किया डेरिवेशन का। 2πmr, मैं v लिख गया वहाँ पे शायद, r। ठीक है, यही फार्मूला है। अच्छा, ये वेलोसिटी का फार्मूला, इस पर बाद में बात करेंगे। वेलोसिटी के दो फार्मूले हैं बुक में लिखे हुए, और दोनों कुछ उलट बात बताते हैं हमें, वो देखेंगे लास्ट में क्या है। अच्छा, चूँकि डिफरेंट शेल में डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है और होती भी है, जैसे कि ये सेंटर में कर लें जनाब, सेंटर में है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द क्या है? ऑर्बिट्स। उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं। एक पहला ऑर्बिट है, फिर दूसरा ऑर्बिट कर लेते हैं, ये दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में जब मूव करेगा तो वो एक ख़ास वेलोसिटी से मूव करेगा। पहला शेल ये है n=1, अगला शेल n=2। हमने वेलोसिटी किस शेल में मालूम करनी है? पहले दूसरे में। अगर तो पहले शेल में वेलोसिटी उसको हम v1 बोलेंगे, दूसरे शेल में वेलोसिटी हो v2 बोलेंगे, तीसरे में हो v3। अगर जनरल बात करनी हो तो vn, इसलिए बुक में यहाँ पे vn, और r के साथ भी rn, nth शेल का रेडियस। एक इसकी इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं 1। ठीक हो गया। अब जो मुझे ये बताएं कि आपको पता है हर वो चीज़ जो सर्कल में मूव करती है, ऑर्बिट में मूव करती है, उसको एक ख़ास फोर्स चाहिए होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एटम के केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पता कहाँ से आती है? जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन, एंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान अट्रैक्शन, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, वो अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो हम भी वो लिखने लगे कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r, कि nth शेल में है तो r और v के साथ n लगा देते हैं। कूलम्स फोर्स क्या होती है, मैं वो साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। कूलम फोर्स F जो है वो K Q1 Q2/r²। अच्छा, फोर्स जो है K, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है E डिवाइडेड बाय r²। तो ये फार्मूला क्या बन गया, KE²/r, चूँकि nth शेल है तो r के साथ छोटा सा n लगा दें। आप सोचे होंगे मैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, मैंने माइनस प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो है ना, इस फार्मूले हम चार्ज की मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, माइनस प्लस को छोड़ दें। अगर मैं लगा भी दूँ आंसर नेगेटिव में आएगा, उस नेगेटिव से मुराद हम ये ले लेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन है। जैसे याद है फर्स्ट में होता था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r, उसमें हम कहते थे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अट्रैक्टिव। तो वो अट्रैक्शन को शो करेगी, उसको इग्नोर कर दें, हम मैग्नीट्यूड की बात करने लगे हैं। तो कूलम फोर्स का ये फार्मूला यहाँ पुट कर दें, KE²/rn, और इसका स्क्वायर भी आएगा। मैं कूलम फोर्स होती है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। अच्छा, जो चीज़ें कैंसिल की जा सकती हैं वो कैंसिल कर देते हैं। एक r कैंसिल उसके स्क्वायर के साथ हो जाएगा और बाकी मेरा ख्याल है बस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे रेडियस का, ठीक है। रेडियस का फार्मूला r इधर ले आए तो rn का फार्मूला बन जाएगा आपके पास KE²/mvn²। अच्छा, बुक में आगे ना सिर्फ इतना कहा है जी कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 से Vn की, और रेडियस का उन्होंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिए, पर हम ज़रा डेरिवेशन भी कर लेते हैं साथ, क्या ख्याल है। तो हम कहेंगे जी पुट द वैल्यू ऑफ Vn कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 देखें ऊपर जो है, वहाँ से Vn की वैल्यू इस इक्वेशन में ला के पुट कर दें इक्वेशन 2 में। तो Rn का फार्मूला क्या आ जाना चाहिए, KE²/m, और Vn की वैल्यू, Vn की वैल्यू क्या थी ऊपर देखें, NH/2πmRn, NH/2πmRn, ठीक है। इसका स्क्वायर भी, क्यों स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन 2 में देखें वेलोसिटी का स्क्वायर है। अच्छा, अब जनाब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा, ये सारा हम इरेज कर देते हैं कूलम फोर्स वगैरह। अच्छा, ऊपर आ जाएगा जी KE² डिवाइडेड बाय m इंटू n² h²/4π² m² Rn², और लेफ़्ट साइड पे क्या चला आ रहा था, Rn। ये जो दो डिनोमिनेटर के नीचे इनको ऊपर ले आए वैल्यूज़ को, तो Rn वुड बी इक्वल टू KE² तो आएगा ही, साथ 4π² m² Rn², ये भी ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, m n² a², यानी ये नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं ये ऊपर आ गई, ठीक है, जो दो बटों के नीचे, दो डिनोमिनेटर के नीचे हैं। अच्छा जी, अब देखें जो चीज़ें कैंसिल की जा सकती हैं वो कैंसिल करें। तो कैंसिल क्या क्या हो सकता है, एक Rn² से कैंसिल, एक m² के साथ कैंसिल, और जनाब मेरा ख्याल कुछ भी कैंसिल नहीं होता। तो Rn का जो फार्मूला है, Rn इधर है, Rn को यहीं पे छोड़ दें, बाकी सब कुछ उधर ले जाएं। तो बाकी सब कुछ उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, n² a² डिवाइडेड बाय 4π² KE² और m, इसी को हम ज़रा सीधा करके लिख लेते हैं, Rn इज़ इक्वल टू n² a² 4π² m KE²। ये फार्मूला हम हाईलाइट करके लिख लेते हैं, लें जी, ये है रेडियस का फार्मूला, जिसको हमने क्या कहा था, क्वांटाइज्ड रेडियई, मखसूस रेडियई। बुक में देखते हैं फार्मूला क्या है। बुक में फार्मूला जनाब n² a²
ओवर 4π² kme²। ऊपर n² नीचे 4π² kme²। इधर भी देखें n² और 4π kme², ये फार्मूला। अब हमने क्या करना है, देखना ये है कि पहले शेल का रेडियस कितना है, पहले शेल का रेडियस क्या है। तो देखते हैं जनाब, वो साइड पे कर लेते हैं हम। फर्स्ट शेल का रेडियस, अच्छा जी, फॉर n = 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए Rn की बजाय R1 लगा दें, और इधर भी n² की जगह 1² साथ h² डिवाइडेड बाय 4π² kme²। अच्छा, यानी कि फार्मूला आ गया h² ओवर 4π² kme²। पहली बात तो ये फार्मूला पहले शेल के रेडियस का। इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है बताएं? h कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स, सारे तो कांस्टेंट हैं। तो सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो रेडियस आता है वो 0.053 नैनोमीटर आता है, R1। ये जैसे बुक में देखें 0.053 नैनोमीटर, ये आपने MCQ के लिए याद कर लेना है। समझ आ गई बात की? अगली बात, पहला रेडियस ये आ गया। दूसरा, अच्छा अब यही देखें, अगर गौर करें तो ये जो मैंने फार्मूला पीछे लिखा है, इसमें देखें ये इतनी चीज़ क्या है, ये वाली h² ओवर 4π² mke², ये क्या है? ये तो R1 का फार्मूला नहीं है ये वाला, गौर करें ज़रा। h² और 4π, बस n² की कमी है। तो मैं इसी R1 के फार्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता कि Rn जो है वो है n², और बाकी जो मैंने एनसर्कल सा किया है वो तो पहले शेल का रेडियस था। तो इसका मतलब कि जनरल फार्मूला ये भी बन गया आपके पास। क्या बन गया फार्मूला जनाब? कि जो Rn है, nth शेल का रेडियस है, वो पहले शेल के रेडियस से n² टाइम ज़्यादा होगा। मसलन मिसाल इसकी मैं देता हूँ आपको, मिसाल सुने इसकी। एग्ज़ाम्पल ये है कि जो दूसरा शेल होगा, मैं पहले बिल्कुल जनरल फार्मूला इधर भी लिख देता हूँ कि Rn जो है, Rn = n² R1। इस फार्मूले से मुराद ये है कि जो सेकंड शेल का रेडियस होगा वो 2² R1 होगा, यानी 4R1। जो थर्ड शेल का रेडियस होगा, थर्ड शेल 3 का स्क्वायर, जितना शेल उसका स्क्वायर, n² इंटू R1 यानी 9R1 होगा। जो फोर्थ शेल होगा वो 4² R1 यानी 16R1। मतलब पहले शेल का रेडियस था 0.053 नैनोमीटर, उसको 4 गुना ज़्यादा कर दें, दूसरे शेल का रेडियस आ जाएगा 0.053 नैनोमीटर, उसको 9 गुना ज़्यादा करें तो तीसरे शेल का रेडियस आएगा 0.053, इसको 16 गुना ज़्यादा करें तो चौथे शेल का रेडियस आएगा। तो जो डिफरेंट शेल के रेडियस बनते हैं वो पता क्या है? पहले शेल का रेडियस R1, नेक्स्ट शेल सेकंड शेल का रेडियस 4R1, उससे नेक्स्ट शेल का रेडियस तीसरे का 9R1, उससे नेक्स्ट 16R1, फिर 25R1 एंड सो ऑन। ये मखसूस रेडियई हैं जिनमें रह के हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड रेडियई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एक और फार्मूला आपको डिराइव करवाना है। वो क्या? वो ये जनाब कि हमारे पास रेडियस का फार्मूला आ गया ये वाला। अब हमने क्या करना है, रेडियस की ये वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ Rn, ये वाली जो वैल्यू ऊपर वाली, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी थी? इक्वेशन 1 थी जनाब ये वेलोसिटी का फार्मूला Vn। इसमें Rn नज़र आ रहा है आपको नीचे, वहाँ R1 की वैल्यू पुट करें। ठीक है,
तो आपके पास एक नया फार्मूला आएगा, वो नया फार्मूला बुक में डिराइव किया है, उसको सॉरी डिराइव नहीं किया, जस्ट लिख दिया है, वो ये फार्मूला है 2πke² NH। मसला ये है अब इन दोनों वेलोसिटी के फार्मूलों में, एक ये वेलोसिटी का फार्मूला और एक वेलोसिटी का फार्मूला जो ऊपर लिखा था इक्वेशन 1 में, वो क्या था NH/2πmRn। दूसरा फार्मूला जो ऊपर लिखा था वो क्या था NH/2πmRn। इन दो फार्मूलों में इशू क्या है, एक फार्मूले से लग रहा है, बज़ाहिर लग रहा है कि जो वेलोसिटी है वो n के नंबर ऑफ़ शेल के इन्वर्सली, यानी जो आप हायर शेल में जाएंगे पहले से दूसरे में तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, दूसरे से तीसरे शेल में जाएं तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि जो आप ऊपर जाएंगे हायर ऑर्बिट में n की वैल्यू बढ़ेगी और वेलोसिटी कम होनी चाहिए। जबकि इस फार्मूले से क्या लग रहा है कि जो Vn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, कि जो आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी बुक में ही दो फार्मूले लिखे हैं जो एक दूसरे के उलट बात हमें समझा रहे हैं। और देखें बुक में भी ऐसा ही, आप देखें जो लास्ट फार्मूला है यहाँ पे क्या लग रहा है Vn इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लग रही है नंबर ऑफ़ शेल के, और जो पहला फार्मूला था उसमें देखें ये n और ये v, वेलोसिटी जो है वो नंबर ऑफ़ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रही है। अब किसको ठीक माने और किसको गलत माने बताएं जी। यहाँ से MCQ भी आ सकता है, ठीक है। MCQ क्या आ सकता है कि अगर आप, मैं MCQ लिख देता हूँ, MCQ सुनिए क्या है। लें जी MCQ सुने, द स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom is v, what will be its speed in the third orbit? ऑप्शन ए है 9r1 9v, इसको v1 कह लें, पहले ऑर्बिट में v1 तो 9v1 बी ऑप्शन, 3v1 सी ऑप्शन, 1/3v1 डी ऑप्शन, 1/9v1। वीडियो पॉज करें, सोचें, दिमाग लड़ाएं, जो आप सोचें, फिर वीडियो प्ले करके तो आंसर देखेंगे मैं आंसर क्या बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोचें, फार्मूले दोनों आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं, एक में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक में डायरेक्टली। तो मैं आंसर बताता हूँ जी आपको, आपने सोच लिया होगा, आंसर सुने। आंसर बेटा इसका आएगा 1/3v1। ये आंसर क्यों आएगा, ठीक है, आंसर ये है, ऐसा क्यों, गौर से बात समझनी है। अगर आप ये वाला फार्मूला देखें पहला और ये दूसरा है, पहले फार्मूले में देखें 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो Vn इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये फार्मूला बनता है। यानी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, सिर्फ n वेरी करेगा। यानी आप पहले शेल से तीसरे शेल में गए हैं तो पहले शेल में n की वैल्यू 1 होगी और तीसरे शेल में n की वैल्यू 3 होगी, और अगर n की वैल्यू 3 कर देते हैं तो वेलोसिटी 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि फार्मूला आपने ये प्रेफर करना है, जिसको मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, ये प्रेफर करें। बुक में भी आपने वो फार्मूला हाईलाइट कर लेना है। कौन सा, ये जो लास्ट वाला है, इस फार्मूले को आपने हाईलाइट कर लेना है ऐसे, कि फॉलो आपने ये किया करना है। जो सेकंड फार्मूला है जो बुक में नीचे लिखा हुआ है, इसको फॉलो करें, पहले वाले को फॉलो ना करें, वो आपको गलत जवाब, आपसे गलत जवाब निकलेगा उससे। क्यों गलत जवाब निकलेगा वो भी सुने।
पहले फार्मूले में सब कुछ कांस्टेंट था सिवाय n के, लेकिन दूसरे फार्मूले में देखें h ठीक है कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट नहीं और n भी कांस्टेंट नहीं, दो चीज़ें वेरिएबल हैं। आंसर वही आएगा, मैं अभी निकाल के बताऊंगा आपको। आंसर देखिएगा वही आता, क्या? वो 1/3 वाला। कैसे? पहले शेल में वेलोसिटी क्या होगी? 1h/2πmr1, ऐसा ही है। तीसरे शेल में क्या वेलोसिटी होगी? 3h, एक तो 3 आ गया और नीचे 2πm9r1। क्यों 9r1? क्योंकि जो तीसरे शेल का रेडियस होगा वो पहले से 9 गुना ज़्यादा भी तो होगा ना, क्योंकि मैंने रेडियस का फार्मूला क्या भी बताया था, n²r1। जो तीसरे शेल का रेडियस होगा वो 3² बनेगा, यानी 9r1 आया कि नहीं? यानी इस फार्मूले में मसला ये है, अगर ऊपर n की वैल्यू 3 आई है तो नीचे 9 भी तो आएगा। इस 3 को 9 से कैंसिल करो, हाँ ज़रा, क्या बना? ऊपर h ही रहेगा और नीचे 2πm3r1, और 9 कैंसिल हो गया। इस 3 को बाहर ले आए, h/2πmr1 मल्टीप्लाई 1/3 आया क्या नहीं? ये तीसरे शेल में वेलोसिटी निकाली जा रही। इतनी चीज़ क्या भला ये वाली चीज़, ये क्या है? ये तो पहले शेल की वेलोसिटी नहीं थी, 1h/2πmr1। इसका मतलब थर्ड शेल में जो वेलोसिटी है वो पहले शेल की वेलोसिटी से 3 गुना कम हो जाएगी। आंसर वही आया है, 3 गुना कम, लेकिन ज़रा रोला डाल के। दो फैक्टर्स आपको चेंज करना पड़े। दोबारा सुने, मैं एक और तरीके से बताता हूँ। देखें, इस फार्मूले के नाम पहला जो फार्मूला है, अगर आप चौथे शेल में चले जाते हैं, फोर्थ शेल में, तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 गुना कम। Vn इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो वेलोसिटी 1/4। इधर देखें इस फार्मूले में क्या आता है, चौथे शेल में वेलोसिटी। पहले फर्स्ट शेल में क्या आएगी? फर्स्ट शेल में आएगी h, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ओवर 2πmr1। अगर चौथे शेल में आपने कंपेयर करना है तो ऊपर 4 भी आएगा, 4h, और नीचे 2πm। चौथे शेल का रेडियस 16 गुना ज़्यादा होगा पहले शेल से। ऊपर अगर 4 आया तो नीचे 16 भी आया है, उसको कैंसिल करो, हाँ ज़रा, क्या बचेगा? h/2πmr1 और 1/4 अलग लिख लो। इसका मतलब चौथे शेल में जो वेलोसिटी होगी वो पहले शेल वाली वेलोसिटी, ये पहले शेल की वेलोसिटी थी, उसका 4 गुना कम है। सही है? आंसर यहाँ से भी वही आ गया, लेकिन ज़रा मुश्किल से, क्योंकि इसमें अगर n वेरी करेगा तो नीचे Rn भी तो वेरी करेगा ना। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ प्रेफर आपने पहला फार्मूला करना है, दूसरा नहीं। ठीक है बेटा? तो ये था आजकल आर्टिकल। अच्छा, मैंने ना एक और बात भी मुझे याद आई, मैं वो यूनिवर्सल कहता हूँ बच्चों को कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली। वो क्या? वो पता क्या थी? लिखी थी बात उसमें, पार्ट 1 में, वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, वहाँ लिखा था द हायर द सैटेलाइट, हायर द सैटेलाइट स्लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड। शायद याद आई वो लाइन। वो था जितनी सैटेलाइट हाई होगी उसकी वेलोसिटी स्लो होगी। वो तो सैटेलाइट के लिए था। यही काम आप इलेक्ट्रॉन पे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो कम हाइट पे, अगर वो दूसरे शेल में चला जाए तो सैटेलाइट की हाइट ज़्यादा, द हायर, सैटेलाइट कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की हाइट ज़्यादा, तो आप इसको पता क्या बोल सकते, द हायर द इलेक्ट्रॉन, सैटेलाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन, स्लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड। जितना हायर शेल में जाएगा स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब कि नंबर ऑफ शेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड। जितना हाई शेल में जाएगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा, स्पीड उतनी कम होती जाएगी। ये हर जगह एप्लीकेबल है। लिखी तो सैटेलाइट के लिए थी लाइन, पर अप्लाई हर जगह की जा सकती है। ठीक है बेटा? चलें, ये था आज का आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह क्वांटाइज्ड रेडियई पढ़ेंगे हम। लें बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।